हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस घटना चेक प्रैक्टिस सेट नंबर यह 18 रहने वाला है। यह हल प्रश्न पत्र 31/7/2016 को पूछे गए हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो क्या कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो वह कहलाता है अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी बाह घुटनों तक हो, जिसकी बाह जो है घुटनों तक हो उसे कहते हैं अजान बाहु। अजान बाहु कहा जाता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला कहलाता है अपव्ययी। क्या कहलाता है? अपव्ययी कहलाता है। आवश्यकता के अनुरूप या कम खर्च करने वाला को कहते हैं मितव्ययी। नेक्स्ट है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अधो हस्ताक्षर। अधो हस्ताक्षर कहा जाता है। अधो हस्ताक्षर कर्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, यह कहलाता है अनावृष्टि। अनावृष्टि। अल्पवृष्टि का अर्थ होता है सूखा या कम वर्षा। अल्पवृष्टि का अर्थ होता है सूखा या कम वर्षा। नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अंडी। अंडी हो जाएगा तद्भव शब्द, जिसका तत्सम एरंडी या फिर एरंड होता है। शेष शब्द क्या है? तत्सम है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। अवसर का लाभ उठाना। गंगा नहाना का अर्थ क्या होता है? तो पूर्ण कार्य करना या किसी बड़े कार्य का पूर्ण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सब दोपहर, सुबह, सांझ ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि दिन जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। यह क्या है? तो यह पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची शब्द है मराल। क्या है? मराल है। मराल हंस का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द है। तुरंग घोड़ा का, भुजंग सांप का तथा पंचवान जो है यह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तुरंग हो जाएगा घोड़ा का, भुजंग हो जाएगा सांप तथा पंचवान जो हो जाएगा यह कामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश से, आप लोग खुद से देखने का प्रयास करें। चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इवोक का सिनोनिम्स क्या होगा? तो यह हो जाएगा कॉल बोर्थ। इसका दिया गया यहाँ पे डिटेल। इवोक का अर्थ होता है उत्पन्न करना या बढ़ाना या फिर उकसाना। इसका पर्यायवाची शब्द होता है कॉल बोर्थ, उत्पन्न करना, बढ़ाना या उकसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज एटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। इनहेल का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा एक्सहेल। एटोनिम्स दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओवन फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इंग्लिश सही है। विच इज द फॉलोइंग वर्ड्स हैज रॉन्ग स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है यह रॉन्ग स्पेलिंग है। फेंस FENC एक अशुद्ध वर्तनी है, इसकी सही स्पेलिंग होना चाहिए FENCE। फेंस मतलब बाढ़ या चार दीवारी। नेक्स्ट है, इसमें जो गलत है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होना चाहिए, ये दिया गया यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पूछा गया है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 1 पार्ट हैज एरर, विच इज द पार्ट। क्वेश्चन को देख लें और इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान पूर्ण रूप से अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया है। यहाँ पे दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो हो जाएगा विधायिका का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद आते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि विधायिका के अंतर्गत संसद आती है, जिसमें 2 सदन राज्यसभा व लोकसभा होते हैं। चूंकि कार्यपालिका विधायिका से नीचे आता है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका की अधीनस्थ संस्था है। नेक्स्ट संविधान के लागू
होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी को नहीं किया गया था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। न्याय, स्वतंत्रता व समानता जैसे आदर्शों को संविधान लागू होने के समय प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। देश भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? यह सम्मिलित किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य का जो चर्चा है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क में मिलता है। जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस अल्तमस कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो जस्टिस पी सत्यशिवम बने थे। जस्टिस पी सत्यशिवम बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रजयान संप्रदाय है। ब्रजयान संप्रदाय हो जाएगा बौद्धों का। ब्रजयान महायान शाखा जो ये सब है बौद्धों का ही है। हीनायन ब्रजयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। कालांतर में बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक हैं। राजतरंगिणी के लेखक हो जाएंगे कल्हण। कल्हण हो जाएंगे। राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसके लेखक कल्हण हैं। 12वीं शताब्दी में लिखी गई इस पुस्तक में उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक घटनाक्रम है। नेक्स्ट है वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम का रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम इसे गाया गया था। वंदे मातरम गीत की मतलब रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। यह अपनी पुस्तक आनंद मठ में इसकी रचना की थी और इसी पुस्तक में सन्यासी बगावत पर भी आधारित थी। यह पुस्तक है सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें बात कही गई थी। गालिब थे। मिर्जा गालिब क्या थे? कवि थे। गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर होने के साथ साथ एक कवि भी थे। इन्हें फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जुबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय दिया जाता है। इनका पूरा नाम मिर्जा असद उल्लाह खान था। मिर्जा असद उल्लाह खान था। गालिब को उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। हेन स्वांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? यह यात्रा की थी हर्षवर्धन के समयकाल में। हेन स्वांग प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह अपनी पुस्तक की रचना की है सी यू की। यात्रा वृत्तांत इसकी मिलती है सी यू की पुस्तक में। कौन सी नदी का उद्भव जो है अमरकंटक से होता है? तो अमरकंटक से उद्भव होता है नर्मदा नदी का। बस फास्ट से रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। उस उद्गम का हुआ तो अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है तथा अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी पटना के समय जाकर कहाँ मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है नाथुला पास। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम राज्य में है। नाथुला जलेपला दर्रा कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। जलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही है। जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। यांगदाप दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 28 देखते हैं। चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है, जिसे कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। हैदराबाद शहर की स्थापना भी कुली कुतुब शाह द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है डल झील स्थित है। तो डल झील कहाँ है? तो यह श्रीनगर में है। श्रीनगर में है। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है पिंक सिटी, जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई है? 1727 ईस्वी में सवाई जय सिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई थी। यह अहमदाबाद के बाद मान्यता प्राप्त करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या फिर डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो डॉकयार्ड है लोथल। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत से कुछ भी पूछा जाए तो 18 दिन आप लोग टिक कर सकते हैं। 90% आपका क्वेश्चन का आंसर है जो सही हो जाएगा। या कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ा गया था। नेक्स्ट है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के हो जाएंगे योग दर्शन के पतंजलि। शाक्त दर्शन के हो जाएंगे कपिल मुनि। शाक्त दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि जो है यह पुष्यमित्र शुंग महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समकालीन थे। आमीन पुष्यमित्र शुंग के समकालीन कौन थे? तो यह पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग ने महाभाष्य की रचना की थी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। क्या नाम था? वज्जी था। ऑप्शन के अनुसार से ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो जानते ही होंगे 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था।
यहाँ पे दिया गया है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा करके कौन सा उपाधि धारण की थी, तो फरीद अल दीन शेरशाह, फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था, तो नाना साहब के नाम से जाने जाते थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ था, तो यह 1781 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली व सर आयरकुट के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदर अली को हराया था कौन, सर आयरकुट ने। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो यह थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। वही आत्मीय समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। आरजी भंडारकर एवं न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे इस समाज के दो प्रसिद्ध सदस्य थे। भंडारकर थे और कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो यह था लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, यह लिखी गई है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है, तो यह है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गुजराती भाषा में मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो गुजराती भाषा में लिखी गई है। जिसका गुजराती से अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो महादेव देसाई ने किया है। जबकि मूल पुस्तक गुजराती में एम.के. गांधी के द्वारा ही लिखी गई है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कहाँ है, कौन सा है, तो यह है विश्व का सबसे गहरा महासागर, बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है यह मैरियाना समुद्री गर्त है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल में शामिल है। जलमंडल है 70%। 71% होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे दिया गया पृथ्वी के कुल सतह का लगभग 70% भाग जो है जलमंडल में शामिल है। महासागर पृथ्वी के प्रमुख विशेषता है। इन महासागरों में पृथ्वी का लगभग 97% जल है, जो पृथ्वी की सतह के लगभग 70% भाग पर फैला हुआ है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, तो यह है पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। यह प्रदान करती है स्ट्रेटोस्फीयर आई मीन समताप मंडल। जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताते चलूँगी आप लोग को। निम्न से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो यह हो जाएगा कोटा मंडल, जबकि प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडल है। विकल्पों में कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, जिसमें आगरा, झांसी एवं इलाहाबाद 3 मंडल शामिल हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। किसकी सबसे कम जनसंख्या है, तो यह हो जाएगा सिक्किम का। सिक्किम का भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यह अरुणाचल प्रदेश है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दुधवा कहाँ है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यह पार्क उप हिमालयी क्षेत्र में तराई बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें बाघ, भालू, एक सींग वाला गैंडा, काले हिरन व बारहसिंगा जैसे जानवर पाए जाते हैं। निम्न से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। आकार और द्रव्यमान के अनुसार से पृथ्वी के लगभग समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी शुक्र होना चाहिए। देखिए क्या आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है एवं 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना वर्ष दिया गया, 30 वर्ष। भारतीय संविधान में बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट मैं नहीं करने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में आप लोग को टाइम पास करूँ।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? यह हो जाएगा 468। 468 है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, परंतु गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो यह है 468 है। ABCD मिला करके सीरिया के राष्ट्रपति हैं तो उस समय पूछा जा रहा है, तो उस समय के कौन थे? तो यह जाएंगे बशर अल असद। बशर अल असद हो जाएंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? तो यह सीरिया की राजधानी है दमिश्क। इसके राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। जुलाई 2000 से लगातार अपने पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर को जोड़ती है। यह जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में फैला हुआ शहर कौन सा है? यह हो जाएगा इस्तांबुल। इस्तांबुल नामक शहर 2 महाद्वीपों यूरोप एवं एशिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग जो है यह हो जाएगा जापान में। समुराई एक जापानी योद्धा वर्ग था। ये कुलीन व उच्च प्रशिक्षण प्राप्त सैनिक थे जो धनुष व तलवार दोनों का उपयोग करते थे। मध्यकालीन युग के दौरान वे जापानी सेनाओं के एक महत्वपूर्ण घटक थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है काम करने का अधिकार, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार की बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक है? तो यह हो जाएगा 14 से लेकर के 18। 14 से 18। शिक्षा का अधिकार जो है एक कौन से आर्टिकल में है? 29, 30 में ही मिलता है, 30 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम करने का अधिकार जो है यहाँ पे दिया गया है नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मौलिक अधिकार का प्रावधान है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है यह भारत की भाषाओं से संबंधित है। 22 प्रकार की भाषा इसमें शामिल किए गए हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। मैरी कॉम संबंधित है, तो मैरी कॉम का संबंध हो जाएगा बॉक्सिंग से। इनका संबंध है मणिपुर राज्य से। इन्होंने 8 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पदक जीता है, जिसमें से 6 बार स्वर्ण जीता है एवं 1 बार रजत और 1 बार कांस्य भी जीता है। मशरूम जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है कवक का। कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? तो माइकोलॉजी में। और सवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में। सवाल को क्या कर देंगे? तो साफ कर देंगे। इसे याद रखिएगा, स से सवाल, अफा से क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी है जो यह गुर्दे का अध्ययन है। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत गुर्दे की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों नेफ्रस और लॉजी से मिलकर बना है। नेफ्रोस का मतलब होता है गुर्दा व लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोविज्ञान कहलाता है। न्यूरोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। निम्न से कौन सी जड़ नहीं है? कौन सी इसमें जड़ नहीं है? तो अदरक जो है जड़ नहीं है। बाकी सब जो गाजर, मूली, चुकंदर बिल्कुल ईजी है जड़ को पहचाना। जिसमें कोना कोनी निकला हुआ रहे वो जड़ हो जाएगा, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया। और अदरक जो यह तना का उदाहरण है। इसमें नोड और एंटीनोड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होते हैं? रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से। ऑप्शन हो जाएंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम व फास्फोरस का स्तर शरीर में कम होने के कारण हड्डियां कमजोर व नरम पड़ जाती है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी, विटामिन के, ई, डी, ए ट्रिक हमने बताया था। के, ई, डी, ए याद रखिएगा। कीड़ा, ये चारों जो है या वसा में घुलनशील है। वही विटामिन बी और सी की बात की जाए तो यह जल में घुलनशील है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो पित्त की उत्पत्ति होती है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। जमा कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में होता है। निगृत साधन संभव बनाते हैं। निगृत साधन संभव बनाते हैं। तो आंकड़े देखना और प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। वही दिया गया है निम्न से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण प्रिंटर, माउस और मॉनिटर है, जबकि एक्सेल हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। यह सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह एप्लीकेशन टाइप सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट नियम से कौन सा एक छोटे सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यह करता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सिंगल नेटवर्क साइट को संदर्भित करता है। लैन एक ऐसा नेटवर्क है जिसके उपयोग एक सीमित भौगोलिक दूरी के लिए किया जाता है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो यह विद्युत धारा की इकाई है। यदि 2 लंबे और पतले तारों को 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समानांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण के समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल लगने लगे, जो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? सदिश मात्रा हो जाएगा प्रतिबल। प्रतिबल जो है सदिश मात्रा है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश राशि कहलाती है। नेक्स्ट है, जबकि दबाव, कार्य, ऊर्जा जो है यह अदिश राशि का उदाहरण है। आयतन भी अदिश राशि में आता है। समय भी अदिश राशि का उदाहरण है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित हो जाएगा। नाभिक की बात हो रही है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के परितः वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़ता का सिद्धांत, जड़त्व या जड़ता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से सीधी रेखा में गति करे तो गति ही करते रहेगी जब तक उस पर वह बल न लगाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है यह लोहा का अयस्क है। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस नहीं है नियॉन, हीलियम, आर्गन अक्रिय गैस में आता है, जबकि हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? हंसने वाली गैस, N2O को जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और अज्वलनशील गैस है। इसका प्रयोग चिकित्सकों द्वारा रोगी को बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। ध्वनि तीव्रता का मापक है, ध्वनि तीव्रता का मापक है डेसिबल। डेसिबल होता है यह बल का 10वां भाग होता है। अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है? स्विचिंग का उपयोग किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है पैकेट का। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का उपयोग करते हैं। यह डेटा को कुछ छोटे आकार के पैकेट में समूहित करता है और फिर प्रत्येक पैकेट के अनुसार अलग से डेटा भेजा जाता है। कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। क्या हो जाएगा? 700। कंकाल के मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी हो जाएगी? तो 700 हो जाएगी। अधिकांश स्रोतों में यह संख्या 650 से अधिक मिलती है, जो कुछ स्रोतों के अनुसार 840 भी हो सकती है। इसे एक बार कंफर्म कर लेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? क्या की थी? M.G. टांसले ने। M.G. टांसले ने की थी 1935 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र को अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? यह की थी रॉबर्ट हुक, जो कि मृत कोशिका था। लीवन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका जो है सजीवों के शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। सजीवों के सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने बोतल के कॉर्क की एक परत में की, जिसमें अनेकों छोटे छोटे खाने बने थे, जिसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहा। स्लाइडर और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडर एवं स्वान ने। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी कहा जाता है। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। यह खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यह एक एंटीबायोटिक औषधि है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के खिलाफ प्रभावी है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया से संबंधित यह रेबिस से। हाइड्रोफोबिया एक विषाणु जनित रोग है जो रेबिस वायरस के संक्रमण से होता है। यह विषाणु कुत्ते, बिल्ली आदि जंतुओं में पाया जाता है तथा उनके लार के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। इस रोग में पानी से डर लगता है। कौन सा इसमें से जहर दिया गया है? कौन सा जहर है? तो ये KCN जो है, KCN यह क्या है? यह जहर है। KCN क्या है? जहर है। यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग व फ्यूमिगेशन में किया जाता है। इसकी प्रकृति अत्यंत विषाक्त है। यह मनुष्यों व जंतुओं के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। घेंघा की कमी से होती है, तो घेंघा जो होते हैं आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे गला फूल जाता है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके इलाज में सर्जरी की जाती है, जिसमें थायराइड ग्रंथि को शरीर से निकाल दिया जाता है। इसे थायराइडेक्टोमी कहा जाता है। थायराइडेक्टोमी कहा जाता है। अस्थि सुषुप्तता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। यह होता है कैल्शियम की कमी से। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। खोखली हड्डियां, इसका अर्थ होता है क्या? तो खोखली हड्डियां, इस बीमारी में हड्डियां कमजोर होती हैं, जिससे हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग मुक्तक कैल्शियम की कम मात्रा लेने से होता है। इसमें हड्डियों में खनिज घनत्व कम हो जाता है। इसे जीवन शैली में परिवर्तन जैसे योग, कसरत, अच्छा भोजन आदि करके व कभी कभी दवाइयों द्वारा रोका जाता है। नेक्स्ट है क्वाशियोरका बीमारी की कमी किसकी कमी से होता है? तो मरासमस और क्वाशियोरका जो होता है यह प्रोटीन की कमी से, यह छोटों बच्चों में होता है क्वाशियोरका रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? खतरे में नहीं है तो भारतीय तोता खतरे में नहीं, जबकि साइबेरियन सारस, भारतीय गिद्ध, हिमालय बटर जो है यह खतरे में है। संकटग्रस्त प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। टाइटन किसका ग्रह है? तो टाइटन हो जाएगा शनि का। गैनीमेड हो जाएगा बृहस्पति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। वोल्टमीटर यंत्र का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कुछ खास यहाँ पे दिया गया नहीं है। नेक्स्ट है
मैथ से क्वेश्चन है, मैथ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे सॉल्व भी किया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 92 का दिया गया ऑप्शन नंबर बी। 93 को देख लीजिए, 93 का दिया गया, साथ साथ इसको सॉल्व भी किया गया। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 94 देखते हैं, 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैथ को आप लोग खुद से देखने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 का दिया गया ऑप्शन नंबर ए, वीडियो का पॉज कर लीजिएगा। 96 का दिया गया ऑप्शन नंबर सी। 97 देखते हैं, साथ साथ इसमें सॉल्व भी किया गया, अगर नहीं बनता है तो इसे देख भी सकते हैं। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 98 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 99 देखते हैं, 99 का दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। और ये 100 रहा, 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं फिर से, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।